नमस्कार। आज हम विज्ञान गुरु भारत की बात करेंगे डॉक्टर शेखर मांडे के साथ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे। नमस्कार डॉक्टर मांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर ZipSci। नमस्ते सर, आप देश के सबसे मुश्किल दौर में, इस पैंडेमिक के दौर में CSIR के साथ जुड़े रहे। आपने वर्षों हर दिन CSIR को बनते देखा, यहाँ पर नई नई तकनीकों को विकसित होते देखा है। CSIR भारत का साइंटिफिक पावर हाउस कैसे है, ये अगर आप हमें बताएं। ऐसी बात है कि भारत के अगर हम लोग सभी संस्थानें देखें तो सबसे प्रथम संस्थान जिसे स्थापित किया गया था 1942 में, ये CSIR था। बाकी सभी हमारे देश के जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो स्वतंत्रता के पश्चात बने हैं जी। और आज के दिन CSIR की 37 प्रयोगशालाएं हैं जो सभी क्षेत्रों में काम करती है, जैसे कि एरोस्पेस हो, माइनिंग हो, केमिकल्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ओशंस हो। तो सभी क्षेत्रों में CSIR का अपना एक कुछ हिस्सा रहा है देश की प्रगति में। और जो जो नए संशोधन हुए हैं और जो जो अनुसंधान हुआ है इसी सभी क्षेत्रों में, उसमें से सभी में CSIR के बहुत जरूर अपना हिस्सा रहा है। तो इसलिए CSIR को हम लोग मानते हैं कि देश का एक, आपने सही कहा, ये पावर हाउस है हमारे देश के अनुसंधान का। इनोवेटिव हब भी है सर। यहाँ पर जिस तरह की नई नई चीजें विकसित होती हैं, नई नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप इसके अंदर रहे हैं, कुछ हमें बताइए कि आखिर CSIR के अंदर काम कैसे होता है। ये नई नई तकनीकें, हमारे वैज्ञानिक जो हैं किस तरह से काम करते हैं, अंदर की कुछ बातें हमें बताइए सर। ऐसा है कि विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकें दो तरीके से बन सकती है। एक तो जिसे हम लोग बॉटम अप एक्सरसाइज कहते हैं कि वैज्ञानिक जो अपने लैब में खोज करता है कुछ नई चीजों का, और खोज करने के बाद जरूर पर्ची तो छपवाते ही है अपने खोज के बारे में। लेकिन अगर उसके बाद में अगर इसको किस तरह समाज के सामने में ले आए इस खोज को, और उसका समाज को क्या फायदा हो, उसके लिए भी अगर सोच सकते हैं हम लोग, तो हम लोग फिर किसी स्टार्टअप के माध्यम से हो या किसी इंडस्ट्री के माध्यम से हो, अपनी खोज को परिवर्तित करके समाज के उपयोग में ले आ सकते हैं, जिसे हम लोग टेक्नोलॉजी या ट्रांसलेशन वर्क कहते हैं। जी। दूसरा ऐसा होता है कि जब भी हमारे सामने में देश में कोई समस्याएं हमारे सामने में उभर कर आती है, उस वक्त समस्याओं का हल किस तरह के टेक्नोलॉजी से किया जाए, इसका विचार विमर्श होता है, जिसे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और कोविड के समय में काफी सारा कुछ टॉप डाउन हुआ था, लेकिन दोनों तरीके के अलग अलग उदाहरण हमें पाए जाते हैं CSIR में, कि लोगों ने अपने अपने लैबों में खोज करके बाद में उस खोज को परिवर्तित करके समाज के सामने में, समाज के हित के लिए उसकी टेक्नोलॉजी बनाई थी। और दूसरा पता चलता है कि एक तरीके से टॉप डाउन से हम लोगों ने लोगों को बताया कि अब ये करना है हमें और उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसका एक उदाहरण संक्षिप्त में देना चाहूंगा कि हमारा देश जो है, ये लेमन ग्रास ऑयल जो होता है उसमें अब अग्रसर देश हुआ है एक्सपोर्ट्स में, इसके लेमन ग्रास ऑयल के। और ये कार्यक्रम हमारा कुछ 3-4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था एरोमेटिक ऑयल्स का, और ये टॉप डाउन अप्रोच था जिसमें हम लोगों ने तय किया था कि हमारे देश में एरोमेटिक ऑयल्स जरूर बनने चाहिए, जैसे लेमन ग्रास हो, मोबाइल मेरीगोल्ड हो या अलग अलग लैवेंडर हो। तो बहुत बड़े स्तर में हम लोगों ने एरोमा मिशन शुरू किया था, और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि आज के दिन हम अब लेमन ग्रास ऑयल हम लोगों ने अब निर्यात करना शुरू किया है। जी, ऐसे ही लेवेंडर कल्टीवेशन इन दिनों बहुत ज्यादा सुन रहे हैं सर हम। उस पर भी लगातार काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में सारा। वो भी एक बहुत ही भावी योजना है, मतलब आगे हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। बहुत सही कहा आपने। लेवेंडर की खेती शुरू की थी कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में, ये पता करके कि लेवेंडर को जहाँ पे हम लोग खेती कर पाए उसका वातावरण जो है, हवामान जो है, वो जम्मू कश्मीर में अनुकूलित है। और इस वजह से लेवेंडर के पौधे हम लोगों ने कई वर्ष पहले बाहर से ले आए थे, और हमारे हवामान के लिए अनुकूलित करने के लिए उसकी जो वैरायटी तैयार की थी, जो लेवेंडर ऑयल में भी काफी अच्छी है, और उसको हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर उसका वितरण किया था किसानों में। और ये समझ कर कि किसान अपने आप इसको आगे बढ़ाएंगे, और किसानों में से ही जो हम लोग कहते हैं कि आजकल एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, हाँ एक जी। अलग से इंडस्ट्री
अपने आप वो खोल पाएंगे, और उसका परिणाम आज दिखने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसे काफी इसमें लोग उसका पर्पल रिवॉल्यूशन करके भी उसका लोग हाँ। जिक्र करते हैं। बिल्कुल। सर, कोविड के दौर की बात हो रही थी, सभी के लिए चैलेंजिंग था। भारत के वैज्ञानिकों ने अच्छी कोशिशें की, वैक्सीन से लेकर दवाइयों तक हर चीजों की पहल की गई और समय रहते ये जरूरी तैयारियां भी की गई। कोविड से लड़ने के लिए अभी मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ रही थी न्यूज में, mRNA वैक्सीन भी तैयार हो रही है। CSIR CCMB टीम, दे हैव कंप्लीटेड एक्सपेरिमेंट्स इन लैब ऑन माइस। तो आम आदमी तक ये वैक्सीन, ये mRNA वैक्सीन आम आदमी से कितनी दूर है? तो वैक्सीन तैयार करके उसको आम आदमी तक ले आना एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। कोविड के दिनों में क्या हुआ था कि कोविड की महामारी इतनी भयंकर थी, तो जी। उस वक्त काफी बड़ी तेजी से काम हो पाया था सभी देशों में, भारत हम्म। में भी। लेकिन mRNA वैक्सीन की क्षमता जो है बाकी रोगों पर भी इतनी अच्छी रहेगी जितनी कोविड पे है, ऐसे हम लोग मानते हैं। तो इसलिए बाकी रोगों के ऊपर जब प्रयोग शुरू होंगे उसके, तो पहले हमें देखना होगा कि एनिमल्स में वो सही होते हैं या नहीं, या फिर उसका कोई विपरीत परिणाम तो नहीं होता है वो क्या हम्म। मानवों पे, वो भी देखना होगा। और उसके पश्चात एक बड़े स्तर पे हम लोगों को क्लिनिकल ट्रायल करनी होगी किसी भी रोग के खिलाफ जिसमें हम मानते हैं कि mRNA की सक्षमता हो सकती है, हम्म। तो उसके प्रयोग अब शुरू हो जाएंगे। जी। सर, ये mRNA वैक्सीन के बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं, क्यों खास है ये? और फाइजर मॉडर्ना ने पहले ही ये वैक्सीन बना ली थी, भारत में अब बन पा रही है, कोई खास वजह है इसके पीछे? तो mRNA वैक्सीन की खोज जो है वो अमेरिका में दो तीन जो व्यक्ति है उन्होंने मिलकर इसकी खोज की थी, और हम्म। उन्होंने बताया था कि mRNA जो है हमारे शरीर में एक छोटा हिस्सा होता है आरएनए का, उसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए अगर हमारे पेशियों में चले जाए तो हमारी पेशियां ये मैसेंजर आरएनए से एक तरीके का प्रोटीन बना सकती है। जैसे कि कोविड में आपने सुना होगा कि स्पाइक प्रोटीन नाम की एक प्रोटीन है, जिसको हम्म। बनाने से शरीर की इम्यूनोलॉजी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो mRNA अगर उस प्रोटीन का बनाया जाए, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन का, तो हमारी पेशियां स्पाइक प्रोटीन हमारी पेशियों में बनाना शुरू कर सकती है। ये इसकी खासियत है। इसकी खोज जो हुई थी वो अमेरिका में दो व्यक्तियों ने की थी और उन्होंने इसे काफी बढ़ाया था। और हम्म। फाइजर ने फिर एक जर्मन कंपनी के साथ भी मिलजुल कर उन्होंने वैक्सीन की के बड़े स्तर पर ट्रायल्स की थी। तो जी। मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने मिलकर अलग अलग तरीके की mRNA वैक्सीन बनाई थी कोविड के खिलाफ, और काफी माहिर साबित हुई है वो आज के दिन। लेकिन हम हम्म। मानते हैं कि बाकी जो रोग है, जो हमारे देश में भी काफी रोगों का जो ज्यादा बड़े स्तर पर है, उनके खिलाफ भी mRNA वैक्सीन उतनी अच्छी रहेगी। बढ़िया। तो ये डेवलप होते ही हमें काफी फायदा होगा, सिर्फ कोविड से ही नहीं, और तरह के डिजीजेस से भी लड़ने का। सर, बीइंग अ स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, आई विश टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू फोरसी द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंडीशन इन इंडिया? भारत में जो है हाईएस्ट रेट्स देखे जाते हैं ये रेजिस्टेंस जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को लेकर के। हाउ डू यू सी दिस? So antimicrobial resistance is not only Indian problem, it's a global problem on today's यस। day. And in जी। fact, what we are actually looking at is something, a very, very serious situation ahead of all of us around the globe, not only in India. And इसके फैलने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ओवर द काउंटर अगर एंटीबायोटिक्स मिलती हो किसी फार्मेसी में, तो उसका यूज जो है काफी रैम्पेंटली और इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर सकते हैं। जहां हम्म। नहीं होना चाहिए वहां भी लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा ना किया तो हो सकता है कि उसकी रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में ही उसकी तैयार हो जाए। और एंटीबायोटिक जिस तरह से फैलती है प्राणियों के थ्रू, जैसे चिकन वगैरह पोल्ट्री फार्म्स है, या अलग अलग जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की, अगर ठीक तरह से उसको हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया हो तो वहां से भी एंटीबायोटिक फैलने का एक प्रमाण और मिल जाता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं एएमआर, वो काफी बड़े स्तर पे फैल रहा है पूरे विश्व में। इसको हम लोगों ने बहुत गंभीर तरीके से सोचना जरूरी है, और हम्म। इसकी तरफ हम लोगों ने जरूर एक कदम निकालने होंगे, जिसे हम लोग इसकी रोक पे थोड़ी अगर अगर अंकुश ले पाए तो अच्छा रहेगा। जी। सर, सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है इससे, और इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीके? हम कह तो रहे हैं कि इसे रोकना चाहिए, क्या तरीके हो सकते हैं कि इसको रोका जा सके? जो एक तो है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, उसे तो एकदम रोक देना चाहिए कि ओवर द काउंटर्स एंटीबायोटिक जरूर होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ही ये किसी के हाथ में पहुंचनी चाहिए। उसके बाद में अगर एंटीबायोटिक अगर लेते हैं तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो कि 1-2 दिन एंटीबायोटिक खा के जब थोड़ा अच्छा लगता है तो हम लोगों ने कोर्स पूरा नहीं किया, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने का खतरा होता है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्रीज, उन्होंने अपना पूरा एफ्लुएंट वगैरह इस तरीके से ट्रीट करना बहुत जरूरी है, जिसे बाहर फेंकने से पहले। प्राणियों में जैसे कि मैंने कहा कि चिकन्स वगैरह में, पोल्ट्री में पर्टिकुलरली भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, और वहां पे जितना कम कर सके हम लोग उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी बड़ी समस्या है कि इसमें काफी तरह अलग अलग लोगों की कोलैबोरेशन होने की आवश्यकता है। अगर एक साथ मिलकर हमारे इकोनॉमिस्ट हो या सोशल साइंटिस्ट हो या फार्मेसी के लोग हो या साइंटिस्ट हो अलग अलग, अगर एकजुट के काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे सामने में कोई नए नए रास्ते, कोई नए सॉल्यूशंस उभर कर आएंगे, जिससे हम लोग इसे एटलीस्ट कम कर पाएंगे AMR। बिल्कुल। भारत में जो एक और समस्या है सर, कुपोषण की शिकायत जो है बहुत ज्यादा है। इसके बीच में इन दिनों हम सुन रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रही है, यानी हमारे रोजमर्रा के खाने की चीजों में जैसे चावल, गेहूं, घी, तेल, इन चीजों में कुछ जरूरी तत्व मिलाए जा रहे हैं, विटामिन एंड मिनरल्स मिलाए जा रहे हैं। तो ये कितना कारगर तरीका आप मानते हैं? इज फूड फोर्टिफिकेशन द मोस्ट इफेक्टिव और अल्टीमेट सॉल्यूशन टू मालन्यूट्रिशन? तो एक्चुअली इसके ऊपर स्टडी करने की अभी भी आवश्यकता है बड़े स्तर पर। फूड फोर्टिफिकेशन जरूर एक तरीका है जिससे हम लोग मालन्यूट्रिशन को थोड़ा कम कर पाएंगे, लेकिन आज के दिन में इससे फूड फोर्टिफिकेशन से ही हम लोग कुपोषण को कम कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत फर्म तरीके से हम लोग शायद नहीं कह पाएंगे। उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि हम लोगों ने कई सारे प्रयोग किए थे नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। जैसे मिड डे मील में हम लोगों ने रागी लड्डुओं को इंट्रोड्यूस किया था, और जैसे कि आपको पता है कि रागी में आयरन और बाकी मिनरल जो है वो रिच होते हैं, और उससे काफी हद तक पाया गया था कि उससे कुपोषण कम हो रहा था वहां पे नबरंगपुर में। इसी तरह कुपोषण की जो बेसिस है अलग अलग ठिकानों पे, ये कहाँ पे प्रोटीन की कमतरता हो, जहाँ पे आयरन या जिंक की कमतरता हो, या और किसी एसेंशियल इंग्रेडिएंट की कमतरता हो, उसे अगर हम लोग समझकर क्विकली उस कमतरता को दूर करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से ये पूरा अच्छा तरीका रहेगा। सिर्फ फोर्टिफिकेशन से ही होगा या नहीं होगा, ये आज के दिन में कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन सर हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर चीजें हम खुद उगाते हैं, हम खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर भी फोर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है क्या? जो हम ओरिजिनली जो उगा रहे हैं अनाज, वो अपने आप में विटामिन मिनरल्स युक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या वजह होगी इसके पीछे? नहीं, ऐसी बात है कि अनाज भी केवल सिर्फ हम लोग जो खाना खाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट फूड खाइएगा। हाँ तो जी। सिर्फ अनाज या सिर्फ चपाती नहीं खाते हम लोग, उसके सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, सैलेड लेना आवश्यक होता है, फल खाना आवश्यक होता है। ये जब खाएंगे तब पूरी तरीके से हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारे बॉडी के लिए, विटामिन हो, फाइबर हो, ये सब मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर दाल या चावल ही खाएं तो फिर उसमें हमें पूरा जो न्यूट्रिशन के हिसाब से जो पूरा कंप्लीट फूड मिलना चाहिए वो हो सकता है कि नहीं मिलता हो। और इसलिए फिर देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम लोगों ने हमारी न्यूट्रिशन की हैबिट्स को अपनाना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों को पूरा फूड कंप्लीट मिले हमारे शरीर के लिए। जब हम ओवरऑल साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट इसकी बात करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि वो देश सुपर पावर बनता है जिस देश की तरक्की का जो प्रोसेसर है वो साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन चीजों पर आधारित हो। तो इस दिशा में भारत को कैसे नापते हैं हम? अगर हम एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहें, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि आपने एकदम बहुत सही कहा कि किसी भी देश की प्रगति जो है वो विज्ञान और तंत्रज्ञान के मार्फत ही हो सकती है। और जिस देश में विज्ञान और तंत्रज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है वो देश काफी कम समय में अग्रसर बनते हैं। 1947 में हमें जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब भारत ने तय किया था कि विज्ञान और तंत्रज्ञान हमारे देश की ग्रोथ का एक बहुत मुख्य अंग रहेगा। और जैसे कि आपको पता है कि 1947 के 5-10 साल इधर उधर देखे तो पूरे विश्व में करीबन 60-70 सालों देशों को अपने कॉलोनियल रूल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। लेकिन भारत एकमेव देश है जिसने गए 75 सालों में इतनी प्रगति की है। ये बात को आप लोगों को मानना होगा। अगर हमारे आसपास के भी अगर देश हम देखें तो भारत एक सही देश ऐसा है जिसको इतनी प्रगति हम लोग कर पाए हैं।
तो इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने 1947 से ही विज्ञान को अपनाया था और हम लोगों ने कहा था कि विज्ञान के मार्फत हमारे मानव जात की, हमारे देश की, हमारे देश की जनता की तरक्की होगी। और इस तरह हम लोगों ने जैसे कि हरित क्रांति ले आए, जिस तरह हम लोगों ने स्पेस प्रोग्राम ले आए, जिस तरह हम लोगों ने एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम ले आए और कई सारे हमारे देश के सामने में जब-जब समस्या खड़ी हुई है, उसमें वैज्ञानिकों ने खड़े होकर कंधे से कंधा लगाकर देश की प्रगति में अपना हिस्सा जुटाया है। तो हम लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के वैज्ञानिक और वैज्ञानिक जो लोग हैं, उन्होंने देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। लेकिन सर आगे कुछ तो चैलेंजेस भी आते हैं रास्ते में, अभी तक भी आए होंगे, बट साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने आने वाले समय में किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं आप? या तो ऐसी बात है कि विज्ञान और तंत्रज्ञान में जो प्रगति हुई है, वो आज खत्म नहीं हुई है। पूरे विश्व में विज्ञान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए मुख्य चीज ये है कि हमारे देश में भी वैज्ञानिकों को अगर जितना हो सके उतना अगर हम लोग प्रोत्साहन दे पाए, हमारी देश की जनता अगर वैज्ञानिकों के साथ रहे और कहते रहे कि हमें वैज्ञानिकों का गर्व है, तो क्या क्या ये आगे बढ़ती रहेगी। और देश में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि काफी सारी अच्छी हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे कि CSIR हो, ICAR हो, DRDO हो, अलग-अलग IITs हो, अलग-अलग विश्वविद्यालय है, यहाँ पे काफी सारा अच्छा अनुसंधान चल रहा है। और इस अनुसंधान को समाज के भलाई के लिए हम लोग किस तरह से उसे टेक्नोलॉजी की मार्फत समाज में ले आए, ये एक अच्छा तरीका रहेगा आने वाले समय में भी। लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए वो ऑलरेडी एक जगह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रयोगशालाएं हैं और सब कुछ का काम करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीक सब कुछ एक जगह पर है। तो मैं समझता हूँ कि देश की तरक्की होती रहेगी विज्ञान के मार्फत। देश की जनता की प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सर, आखिर में हम बता रहे हैं कि प्रयोगशालाओं में बहुत काम हो रहा है, वो साइंटिस्ट आर रियली वर्किंग हार्ड, ब्रिंगिंग इन द न्यू टेक्नोलॉजी, बट ये सारी चीजें आपको लगता है मासेस तक पहुंच रही हैं? क्योंकि जितना मैं समझ पाती हूँ कि एज कम्पेयर टू अदर न्यूज स्टोरीज, साइंस की न्यूज को लेकर मीडिया में जो सराउंड साउंड है उसकी कमी है। ऐसी बात है कि अगर साइंस की दुनिया में अगर कोई नई खोज हो तो आम आदमी को उस खोज के बारे में पढ़ना और समझना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा अगर हो, अगर पता है कि हमारे सामने में कौन सी समस्या थी और उस समस्या को हल करने के लिए हमने क्या काम किया, तो हो सकता है वो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। लेकिन जिस तरह से हम लोग अगर समस्या को डिफाइन किए बिना बताए कि किस तरह से हम लोग उसे सामने मिले है, तो हो सकता है कि कठिनाइयां हो सकती है समझने में, और अगर कठिनाई हो पढ़ने में तो साहजिक है, नैसर्गिक है कि कोई उसे नहीं पढ़ेगा। जी, ऐसी बात है। तो इसलिए अगर जैसे कोविड के सामने में जो बहुत गंभीर समस्याएं आई थी और उस वक्त हम लोगों ने जो काम किया था, जैसे कि अस्पतालों की कमी जब हो रही थी पूरे देश में, तो हम लोगों ने जाके इमरजेंसी हॉस्पिटल जो कहते हैं 8-8 दिन के नोटिस पे, 10 दिन के नोटिस में बनाए थे। जब ऑक्सीजन की कमतरता हुई थी, तो हम लोगों ने किस तरीके से हवा में से ऑक्सीजन को एनरिच करके उसका सप्लाई किया था। अगर इन चीजों को हम लोग समाज की तरफ, अगर समाज के सामने में ले आए, तो हो सकता है कि इस आम आदमी में भी रुचि बढ़ जाएगी विज्ञान को पढ़ने के बारे में। बिल्कुल सही बात है सर। न्यूज का नैरेटिव, साइंस न्यूज का स्पेसिफिकली नैरेटिव जो है वो काफी कम देखने को मिलता है। हम खुद भी साइंस कम्युनिकेटर हैं, हमारी कोशिश आपसे बात करने की या तमाम वैज्ञानिकों से बात करने की यही रहती है आम लोगों तक सरल भाषा में वो बात पहुंचे। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को किसी तरह से हम ये कन्विंस कर सकते हैं कि वो भी इस तरह की खबरें एक बुलेटिन के तौर पे या अलग अलग बुलेटिन में छोटा सा स्पेस दे करके लोगों तक पहुंचाए? क्योंकि बड़ी जानकारियां, स्पेस में कोई बड़ा काम हुआ है, कोई बड़ी इन्वेंशन हुई है, वो तो जरूर लोगों तक पहुंचती है, पर जो छोटी छोटी चीजें हमारे तमाम वैज्ञानिक कर रहे हैं प्रयोगशालाओं में, आपके यहाँ CSIR में भी, सब जगह, वो सारी चीजें आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज हम जितनी भी कोशिश करें मेन स्ट्रीम मीडिया जैसी पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपने जो कहा मैं दोहराना चाहूंगा, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप में अगर साइंस की दुनिया को थोड़ी और बढ़ावा दे, तो जी, हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ी उनकी भूमिका रहेगी। तो मैं आपके मार्फत सभी मेन स्ट्रीम मीडिया को एक आह्वान करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि आप हर सप्ताह में कम से कम एक पूरा पन्ना साइंस को डिवोट करके लोगों के सामने में हमारे देश में क्या काम चल रहा है इसको जरूर बढ़ावा दे। और जैसे कि आपने कहा कि जब हम लोग कभी किसी रॉकेट को ऊपर भेजते हैं या कभी मिसाइल को टेस्ट करते हैं, तो एक जरूर खबर बन जाती है। जी, लेकिन सिर्फ रॉकेट और मिसाइल छोड़ना
ये साइंस और तंत्रज्ञान की सीमित सीमा वहां पे नहीं खत्म होती है। और कई सारे अलग अलग काम जो हो रहे हैं साइंस की दुनिया में, उनको हम लोग जरूर बढ़ावा बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। जैसे कि हमने भी यहाँ पे आपको एरोमेटिक ऑयल के बारे में बताया। एरोमेटिक ऑयल से काफी लोगों के जीवन में इतनी सुविधाएं आई हैं और इतनी उनकी तरक्की हुई है एरोमेटिक ऑयल से, तो उसे जब हम लोग वो कहानियां जो पढ़ते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। जैसे कि उदाहरण देना चाहूंगा, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम देने में कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है आरपी सिंह नाम के, इंडिया के लिए वो खेलते थे। और उन्होंने हमारे एक बार प्रयोगशाला में आके कहा था कि उनके फादर ने वहां पे मेंथा की खेती शुरू की थी लखनऊ के पास, और उस वजह से उनके परिवार की तरक्की हुई। और उस वजह से उनके फादर उनको क्रिकेट कोचिंग कैंप में भेज पाए थे लखनऊ, और इस वजह से फिर वो देश के लिए क्रिकेट खेलना उनका जो सपना था वो पूरा कर पाए थे। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए मेंथा की खेती को हम लोग प्रमोट करना और मेंथा की वैरायटी को हमारे लैब में बनाना, ये कोई रॉकेट को ऊपर में छोड़ना या किसी मिसाइल को छोड़ने जैसा बड़ी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आके इसे देखे, और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत कि ऐसी कई सारे कहानियां हैं, मैं 100-200 कहानियां बता सकता हूँ मीडिया को, ये छोटी छोटी कहानियां हैं लेकिन सब छोटी छोटी कहानियों ने काफी लोगों के आम जीवन पे सरलता और सफलता लाई है। और ये बहुत बड़ी हमारी, मैं समझता हूँ कि अपनी एक अहम भूमिका रही है वैज्ञानिकों की। और मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इसे थोड़ा इसके ओर थोड़ा ख्याल करे तो एक हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात बनेगी। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात हम जन जन तक पहुंचा पाए और मेन स्ट्रीम मीडिया को आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।